तो वेलकम बैक टू माय चैनल माय डियर फ्रेंड्स। हम बहुत दिन से वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रहे थे ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज़, बट अब जो है रेगुलर बेसिस पे वीडियो अपलोड होगा। तो लास्ट जो हम लोग किए थे, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टैक्सेशन। तो टैक्सेशन में हम लोग का चल रहा था इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। तो लास्ट जो वीडियो रिकॉर्ड किए थे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स का, उसमें एक ग्लिच आ गया था। उसमें ग्लिच ये आया था कि एंडिंग का जो 5-10 मिनट का वीडियो था उसका स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं हो पाया था और वॉइस आ रहा था, जिस वजह से बहुत सारा स्टूडेंट लोग बोलने लगे कि सर थोड़ा दोबारा कर दीजिए। तो मैं वो पोर्शन को दोबारा पढ़ाऊँगा और वहाँ से थोड़ा आगे भी बढ़ूँगा, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स हम लोग कर रहे थे, जिसमें हम आप लोग को लास्ट समझाए थे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स क्या होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स क्या होता है, कैसे एसेट्स को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में क्लासिफाई किया जाता है। ये सब हम ऑलरेडी अपना सेकेंड वीडियो में जो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का है डे 2 वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। प्रॉब्लम हुआ था जब हम लोग इंडेक्सेशन यूज करने गए थे। इंडेक्सेशन हम एक्सप्लेन कर रहे थे तो वहां पे जो है गड़बड़ हो गया था। तो हम लोग इंडेक्सेशन से ही एक्सप्लेन करना हम आप लोग को चालू करेंगे, ठीक है। तो इंडेक्सेशन से आप लोग को पूरा दोबारा से एक्सप्लेन करना हम चालू करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग को ये समझना है कि इंडेक्सेशन से जो हम लोग पढ़ाई चालू करेंगे तो इंडेक्सेशन होता क्या है। लास्ट क्लास हम एक्सप्लेन किए थे बट स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं हो पाया, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। तो अभी हम लोग दोबारा से ये पोर्शन को हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले आपको समझना है कि सर इंडेक्सेशन होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इंडेक्सेशन, व्हाट इज इंडेक्सेशन, इंडेक्सेशन क्या होता है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, पहले इसको समझती है। लास्ट क्लास ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए थे, अभी शॉर्ट में हम आपको बताते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। देखिए कोई भी एसेट्स अगर आपके पास 24 मंथ्स या उससे कम है बेचने या ट्रांसफर करने से पहले, तो वो हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। कोई भी एसेट्स आपके पास 24 मंथ्स या उससे कम है तो वो हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। लेकिन ये 24 मंथ्स कन्वर्ट हो जाता है 12 मंथ्स में अगर अदर एसेट्स की जगह लिस्टेड सिक्योरिटीज है। और लिस्टेड सिक्योरिटीज अगर आपके पास 12 मंथ्स या उससे कम पीरियड के लिए है तो वो शॉर्ट टर्म है, 12 मंथ्स या उससे ज्यादा पीरियड के लिए है तो वो लॉन्ग टर्म है। लिस्टेड सिक्योरिटीज को छोड़कर अगर अनलिस्टेड सिक्योरिटीज है, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ज्वेलरीज, कुछ भी है, तो ये 12 मंथ्स वाला पीरियड होता है 24 मंथ्स। 24 मंथ्स या उससे कम के लिए आपके पास है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, 24 मंथ्स या उससे ज्यादा के लिए आपके पास है तो वो हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। डिटेल में हम डिस्कस किए लास्ट वीडियो में, आप लोग को एक बार देख लेना है। ये तो समरी बता दिए। बोला गया है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट में आपको 20% टैक्स देना होगा ऑन प्रॉफिट। जो भी आप प्रॉफिट कमा रहे हो उसके ऊपर 20% आपको टैक्स देना होगा। इसमें कोई टेंशन वाला बात नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लॉन्ग टर्म में ना ऑप्शन दिया है, बोला या तो आप 20% टैक्स दो या तो आप 12.5% टैक्स दो। अब सर कोई बेवकूफ है जो 20% देगा, सभी तो बोलेगा हम 20% नहीं देंगे, 12.5% देंगे, सभी अपना टैक्स कम देना चाह रहे हैं। गवर्नमेंट यहां पे एक क्लॉज रखा है, बोला है अगर आप इंडेक्सेशन का फायदा नहीं उठा रहे तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 12.5% टैक्स दीजिए। लेकिन अगर आप इंडेक्सेशन का फायदा उठा रहे तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 20% टैक्स देना पड़ेगा। समझ लो, शॉर्ट टर्म के ऊपर फ्लैट 20%, लॉन्ग टर्म के ऊपर या तो 12.5% या तो 20%। अगर आप इंडेक्सेशन का फायदा उठा रहे हैं तो 12.5%, अगर आप इंडेक्सेशन का फायदा उठा रहे हैं तो आप 20% दीजिएगा, और अगर इंडेक्सेशन का फायदा नहीं उठा रहे तो 12.5%। अब इंडेक्सेशन का मतलब क्या होता है इसको पहले हम लोग समझते हैं, और इंडेक्सेशन कैलकुलेट कैसे होता है इसको भी हम लोग देखते हैं, ठीक है ना।
अच्छा, इससे पहले देखिए इंडेक्सेशन वाला पोर्शन बुक में रहता ही नहीं था और सम्स एक जरा कैपिटल गेन का आता ही नहीं था, ठीक है। बट इस बार से बुक में दिया है तो हम लोग कुछ सम्स भी करेंगे, हम लोग कैपिटल गेन्स का थोड़ा बहुत सम्स भी करेंगे, ठीक है ना। बुक में तो सम्स आई गेस उतना नहीं है, तो हम जो है अदर बुक से या बीकॉम की बुक से 1-2-3 सम्स आप लोग को बताएंगे कैसे करके कैलकुलेट होता है, ठीक है ना। क्योंकि एमसीक्यू वाला मामला है बाबू, हो सकता है एग्जाम में आ जाए, तो हम लोग थोड़ा बहुत उसको भी देखेंगे। और ईजी है, ये नहीं कि बहुत टफ है, एकदम हलवा सम्स है। चलिए अब देखिए इंडेक्सेशन का मतलब समझते हैं। मीनिंग ऑफ इंडेक्सेशन, व्हाट डू यू मीन बाय इंडेक्सेशन। अब देखो, एक फ्लैट है, एक फ्लैट है जिसको आप लोग बहुत साल पहले खरीदे थे, बहुत साल पहले खरीदे थे। वो फ्लैट का दाम है 1 लाख रुपया, ठीक है। और वो फ्लैट खरीदने के बाद आप लोग 20,000 रुपया उसके ऊपर खर्च किए थे। ये है कॉस्ट और ये है एक्सपेंसेस। तो टोटल वो फ्लैट का वैल्यू कितना हो गया? 1,20,000 रुपया। अब बहुत साल बाद, मान लो 2026 में या 2025 में, अब ये फ्लैट बेचते, ये फ्लैट को आप जो परचेज किए थे अब इसको आप सेल करते हैं, अब इसको आप सेल करते हैं। मान लीजिए फ्लैट कब का है? ये फ्लैट है मेरा 2002 का, 2001 का, ठीक है, बहुत साल पहले का। अब इसको आप बेच रहे हैं 2025 में फॉर एग्जांपल, या 26 में, कोई भी आप मान लीजिए, मतलब बहुत साल बाद। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है? 24 मंथ से ज़्यादा, है ना। अब ये जो फ्लैट को आप सेल किए हैं, ये आप फ्लैट को सेल किए हैं 12 लाख रुपया में। कितना में? 12 लाख में। अब गवर्नमेंट बोलते हैं आप प्रॉफिट कमाए, आप इस प्रॉफिट के ऊपर टैक्स दीजिए, या तो 12.5% विथ इंडेक्सेशन, या तो 20% विदाउट इंडेक्सेशन। अगर विदाउट इंडेक्सेशन जाएंगे तो सिंपल है, 12 लाख में बेचे, 1,20,000 में खरीदे, और हम मान लेते हैं कोई भी एक्सपेंसेस नहीं है, कोई ब्रोकरी नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, सिर्फ सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस में कंपेयर कर रहे हैं। तो भाई मेरा हो गया है 10,80,000 रुपया का प्रॉफिट, प्लस माइनस करके इसके ऊपर हमको बोला गया है आप 12.5% टैक्स दे दीजिए, पहला कंडीशन। दूसरा बोला है आपको 20% देना होगा अगर आप इंडेक्सेशन यूज कर रहे हैं तो इंडेक्सेशन का मतलब क्या है? इंडेक्सेशन का मतलब गवर्नमेंट बोल रहा है आप 2002 में 1 लाख रुपया खर्च किए थे, 2002 में 20,000 रुपया खर्च किए थे, इसका करंट वैल्यू, वो 1 लाख का परचेजिंग पावर जो 2002 में था, 2025 में तो नहीं है। 2025 में तो 1 लाख का वैल्यू, उस वक्त का 1 लाख का वैल्यू अभी का बहुत ज्यादा है। कितना ज्यादा है ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंडेक्सेशन का एक फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला में डालकर हम कैलकुलेट करेंगे कि 2002 में जो 1 लाख रुपया का वैल्यू था, तो उस सेम 1 लाख का वैल्यू 2025 में कितना होगा। उसी तरह से आप जो एक्सपेंसेस किए 20,000 रुपया, तो ये 20,000 का वैल्यू जो 2002 में था तो 2025 में तो अलग है। सर कितना होगा 2025 में? सेम वही इंडेक्सेशन का फॉर्मूला डालेंगे, तुमको पता चल जाएगा कि उस वक्त का 20,000 अभी का क्या वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम फॉर्मूला आप लोग को बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम ये चीज मान लेते हैं, हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि हम फॉर्मूला में पुट कर दिए, ये 1 लाख का जो वैल्यू है 2025 का आ गया है 8 लाख। कितना आ गया? 8 लाख। और ये 20,000 का जो वैल्यू है ये 2025 में इसका आ गया है फॉर एग्जाम्पल 1,60,000। 1,60,000 ये 2025 वाला वैल्यू है इंडेक्सेशन फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद, और ये 2002 वाला वैल्यू था। तो अब 2025 में 1 लाख का वैल्यू हो गया 8 लाख, 20,000 का वैल्यू हो गया 1,60,000। इंडेक्सेशन के फॉर्मूला यूज करने से ये वैल्यू है। तो अब इसका कॉस्ट कितना हो रहा है? 9,60,000। आप इसको बेचे कितना में है? 12 लाख में। तो अब आपका प्रॉफिट देखिए इंडेक्सेशन यूज करने के बाद कितना हो रहा है? 12 लाख में आप बेचे हैं
और इसका इंडेक्सेशन कॉस्ट है 9,60,000, तो आपका बेनिफिट कितना हुआ है 2,40,000। तो ये 2,40,000 रुपये आपका प्रॉफिट है, ना कि 10,80,000। बट यहाँ पे आप इंडेक्सेशन यूज नहीं किए थे, आपको बोला 12.5% टैक्स दे दो। यहाँ आप इंडेक्सेशन यूज किए, आपको बोला है 20% टैक्स दो, आपको बोला है 20% टैक्स दो। अगर इंडेक्सेशन का फायदा उठा रहे हो तो 20% टैक्स दो, इंडेक्सेशन का फायदा नहीं उठा रहे हो 12.5% टैक्स दो। इंडेक्सेशन कैसे कैलकुलेट होता है, क्या मतलब है, वो हम आपको अभी बता दिए। होपफुली आपको पूरा क्लियर हो गया, इंडेक्सेशन का माने मीनिंग सब क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं फॉर्मूला में, सर इंडेक्सेशन कैलकुलेट कैसे होता है, चलिए देखते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले हम लोग समझेंगे, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए आप लोग भैया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कंप्यूटेशन, फॉर्मेट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल अमाउंट ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालने का ये फॉर्मेट है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ये निकालने का फॉर्मेट है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालने का भी फॉर्मेट यही है विदाउट इंडेक्सेशन। तो ये फॉर्मूला, ये फॉर्मेट है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का भी यही फॉर्मूला है, लेकिन विदाउट इंडेक्सेशन। मतलब इंडेक्सेशन नहीं यूज कर रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का सेम फॉर्मेट है। क्या है फॉर्मेट, कैसे निकलेगा देखो। सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, मतलब नॉर्मल में सेल प्राइस लिखो, सेल प्राइस कितना में बेचे लिख दिए। फॉर एग्जाम्पल 1,000 रुपया में बेचे, उसमें से माइनस होगा एक्सपेंडिचर इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद सच ट्रांसफर। क्या मतलब है ये पॉइंट का, ये लाइन का मतलब है अगर बेचने में कुछ खर्च हुआ है, सेलिंग एक्सपेंसेस को माइनस करो। सेलिंग एक्सपेंसेस जैसे कि कमीशन पे कर रहे हैं, ब्रोकरी, मान लो घर बेच रहे, तो घर बेचने और खरीदने के वक्त एक एजेंट रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी ब्रोकर, है ना, एजेंट, तो वो अपना कमीशन लेता है। अब मान लो वो बेचाने में 1,000 रुपये का फ्लैट बेचाने में 20 रुपया कमीशन लिया, तो ये 20 रुपया माइनस हो जाएगा सेल प्राइस से। उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वो सामान परचेज कितना में किए, तो कॉस्ट प्राइस क्या है, मान लो खरीदे थे 700 रुपीज में, लिख दिए। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इफ एनी, इसका मतलब क्या, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का मतलब है कि जनरली हम लोग कुछ सामान खरीदते हैं तो उसके ऊपर कुछ खर्च करते हैं, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अब हम फ्लैट लिए थे, फ्लैट लेने के बाद हम उसको डेंटिंग पेंटिंग करवाए, वॉल बनवाए, खिड़की लगवाए, इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा काम ठीक करवाए, फ्लोर में टाइल्स लगवाए। उसी तरह मान लो अगर हम कार ले रहे हैं तो कार लेने में हम उसमें कुछ पेंटिंग वेंटिंग करवाए, इंजन का कुछ काम करवाए, टायर चेंज करवाए। तो ये एक तो है कॉस्ट प्राइस, खरीद कितना मेरे, दूसरा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, खरीदने के बाद उसमें क्या कुछ खर्च कर रहे हैं, रिपेयरिंग है उसको कुछ थोड़ा ठीक ठाक करने में, तो वो अगर किए तो उसको भी माइनस करेंगे। मान लो 80 रुपया खर्च किए, तो 1,000 में सामान बेचे, 20 रुपया ब्रोकरी दिए, 700 में खरीदे थे और 80 रुपया उसमें कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लगा, तो 1,000 और ये सब टोटल हो रहा है 800। तो 1,000 से जितना भी एक्सपेंडिचर है माइनस कर दिए, 200 रुपया जो आया है, ये 200 रुपीज जो आया है, ये 200 रुपीज है मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर कुछ एग्जेम्पशन है, अगर कुछ अमाउंट गवर्नमेंट की तरफ से एग्जेम्पशन है कि इसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना है, तो वो एग्जेम्पशन अमाउंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं है, और फिर जो बचेगा ये हो जाएगा टैक्सेबल अमाउंट ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्या हो जाएगा, टैक्सेबल अमाउंट ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। इस अमाउंट के ऊपर हम लोगों को टैक्स देना है, इस अमाउंट के ऊपर हम लोगों को टैक्स देना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो 200 रुपया आया, 200 रुपया आ गया टैक्सेबल अमाउंट ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब इसके ऊपर 20% टैक्स देना है, तो मतलब 40 रुपया मेरा हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स।
40 रुपया, ये 200 रुपया कमाने के बाद, इसको बेचने के बाद 200 रुपया कमाए और 200 रुपये के ऊपर 40%, 40 रुपया नॉट 40%, 40 रुपया 20% के हिसाब से मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स हो गया। तो ये 200 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और 40 रुपया इस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स है। ये है फॉर्मेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करने का। यही फॉर्मेट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करने का, अगर आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं उठा रहे तो। सेम सेल प्राइस लिखेंगे, एक्सपेंसेस ऑन सेल लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लिखेंगे, आ जाएगा लॉन्ग टर्म। देख लीजिए हम आपको बता रहे हैं। जो फॉर्मेट देख रहे हैं इसको एक बार देख लिए, सेम टू सेम देखिए। लॉन्ग टर्म का भी वही है विदाउट इंडेक्सेशन, मतलब इंडेक्सेशन का अगर फॉर्मूला आप यूज नहीं कर रहे हैं तो सेम फॉर्मूला देखो, सेल प्राइस, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर, तो सेल प्राइस लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को बेच के कितना हुआ, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब परचेज प्राइस, देख रहे हो लंबा लंबा वर्ड यूज करके, भारी 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 भरकम वर्ड यूज कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट लोग समझने में कितना कंफ्यूजन होगा। एक्सपेंडिचर इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विथ सच ट्रांसफर, मतलब सेल का एक्सपेंडिचर, ब्रोकरी, कमीशन जो भी है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड और एक्वायरिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, शॉर्ट में बोले भाई सेल प्राइस है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन परचेज प्राइस है। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कोई भी एक्सपेंसेस जो परचेज करने के बाद हुआ है, सिंपल लैंग्वेज में सेम शॉर्ट टर्म की तरह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल जाएगा। फिर एग्जेम्पशन माइनस करने के बाद टैक्सेबल अमाउंट निकल जाएगा। अच्छा यहाँ पे प्रिंटिंग एरर है बाबू, ठीक है, टैक्सेबल अमाउंट ऑफ शॉर्ट टर्म नहीं होगा, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। फॉर एग्जांपल मान लो 300 रुपया आ रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसके ऊपर 20% टैक्स देगा, मतलब 60 रुपया हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। इंडेक्सेशन यूज नहीं करेंगे तो ये फॉर्मूला है, इंडेक्सेशन यूज नहीं करेंगे तो ये फॉर्मूला है। अब सर मेन पोर्शन में आइए ना, इंडेक्सेशन यूज करेंगे तो क्या होगा वो बताइए। इंडेक्सेशन यूज करेंगे तो फॉर्मेट क्या होगा वो देखते हैं, और इंडेक्सेशन कैलकुलेट कैसे होता है वो समझाइए, वही है मेन कहानी। तो चलिए सर आते हैं सर, देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, है एकदम ईजी यार, एकदम ईजी है ये सब टॉपिक। एज आई प्रॉमिस, आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो दिल लगा के क्लासेस कर रहे हैं, हम लोग का ऑनलाइन क्लासेस में जुड़े हुए हैं, हम लोग का ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हैं, और अगर आपका घर दूर है तो आप ऑनलाइन क्लासेस करिए, ठीक है। हम लोग उसके साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन में जुड़ चुके हैं, वो लोग कमेंट करें जो हम लोग के ऑनलाइन क्लासेस में ऑलरेडी जुड़ चुके हैं पेड बैचेस में, और वो लोग क्वालिटी बताए कि किस तरह से क्लासेस होता है, क्या हम आपका डाउट्स को, बहुत कोई स्टूडेंट सोचता है ना कि जा सर तो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, हम लोग डाउट्स नहीं पूछ सकेंगे। जो भी मेरा ऑनलाइन क्लासेस में इनरोल है आप उनसे पूछ सकते हैं, वो लोग मुझे जब भी व्हाट्सएप करते हैं उन लोग को संगे संग रिप्लाई दिया जाता है, कॉल करता है तो कॉल का रिस्पॉन्ड करते हैं। जो भी डाउट कभी भी, दो ही वक्त सिर्फ हम फ़ोन नहीं उठाते हैं, एक जब हम क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, दूसरा जब हम क्लास में पढ़ा रहे हैं। अदर देन दैट जैसे ही हम देखते हैं मिस्ड कॉल या मैसेजेस आया है तो हम झट से उन लोगों का रिप्लाई देते हैं। तो ऑनलाइन क्लास का इनरोल करने का ये मतलब नहीं है कि आप हमसे डाउट नहीं पूछ सकते, आप संगे संग में क्लास जब देख रहे हैं आप तभी क्लास को पॉज करके आप हमसे कॉल या मैसेज करके अपना डाउट्स क्लियर करिए, और हम देते, ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम रिप्लाई नहीं देते। हाँ अभी कुछ दिन से थोड़ा तबीयत में प्रॉब्लम था तो रिप्लाई देने में थोड़ा लेट हो रहा था, अदरवाइज हम संगे संग रिप्लाई देते। आपका जो भी डाउट्स रहेगा वो सब डाउट्स हम क्लियर करेंगे। तो हम लोग का जो पेड ऑनलाइन बैच है उसमें आप लोग इनरोल कीजिए, आपको बहुत सारा नोट्स और MCQs और ईयर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है ना, सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। और ये हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि आपका 40 आउट ऑफ 40 सब फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जाम है उसमें आप 100% मार्क्स स्कोर करिए। 90% का तो सोचना भी नहीं है, हम लोग को 100% की तरफ जाना है, ठीक है ना। हम लोग को 40 से नीचे नहीं सोचना है, 90 सोचेंगे 70-80 में आ जाएगा, 100% सोचना है, ठीक है। और एम करने 100% ही करेंगे हम लोग। पूरा सिलेबस, एक तो चैप्टर जैसे कंप्लीट होगा तो MCQs और क्लास टेस्ट तो हो गई, साथ ही साथ पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद बहुत सारा मॉक टेस्ट होगा। इतना मॉक टेस्ट लेंगे
आप लोगों का कि आप लोग का एमसीक्यू में मिस्टेक होने का सवाल ही नहीं रहेगा। तो हम लोग का पेड बैच में इनरोल करिए, ठीक है, और हम लोग के साथ अपना तैयारी को कंटिन्यू कीजिए। इस बार हम लोग का बोर्ड्स का रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ, लगभग 5-6 स्टूडेंट जो है बहुत अच्छा परफॉर्म किए, अबव 90% स्कोर किए। आप लोग भी जुड़िए और हम लोग के साथ अपना जर्नी को कंटिन्यू कीजिए। तो चलिए, format for computation of taxable amount of long term capital gain when assets are acquired, जब assets हम खरीद रहे हैं before 23 जुलाई 2024 and SSC decides to avail the benefits of indexation। देखो बाबू, ये तभी एप्लीकेबल है इंडेक्सेशन का बेनिफिट जब आप एसेट खरीदे हो 23 जुलाई 2024 से पहले, क्योंकि 23 जुलाई 2024 में हम लोग की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी वो आकर इंडेक्सेशन को हटा दी थी। बोली जो पहले इससे लिया है उसके पास ऑप्शन है, या तो यूज करे या तो यूज ना करे, उन लोगों के पास ऑप्शन है, ठीक है, उन लोगों के पास ऑप्शन है। लेकिन जो इसके बाद ही परचेज किया है 23 जुलाई 2024 के बाद, उसके लिए तो इंडेक्सेशन का ऑप्शन ही नहीं है, आपको 20% ही देना पड़ेगा, आपको फुल टैक्स ही पे करना पड़ेगा। तो क्लियर हुआ पॉइंट। चलिए हम लोग आते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, सेल प्राइस लिखे, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर का मतलब वही ब्रोकरी एंड ऑल जो भी है। फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं लिखा हुआ, परचेज प्राइस नहीं लिखा हुआ, इंडेक्स्ड कॉस्ट, मतलब इंडेक्स्ड कॉस्ट लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं लिखा हुआ, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लिखा हुआ है। ये सब माइनस करने के बाद जो आएगा उसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, बैलेंस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। फिर उसमें से एग्जेम्पशन माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको बोलेंगे टैक्सेबल अमाउंट ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्या बोलेंगे? टैक्सेबल अमाउंट ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इसको बोलेंगे टैक्सेबल अमाउंट ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्लियर हो गया पॉइंट। अब सर ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट तो इजी है, ये इंडेक्स कॉस्ट कैसे निकलेगा? तो चलो हम लोग देखते हैं कि इंडेक्स कॉस्ट कैसे निकलता है। देखो, अगर एसेट्स परचेज कर रहे हैं 1 अप्रैल 2001, 1 अप्रैल 2001 से पहले का परचेज डेट है, तो उसका इंडेक्स कॉस्ट का फॉर्मूला देख लेते हैं कैसे करके निकलता है। और अगर एसेट्स परचेज कर रहे हैं 1 अप्रैल 2001 के बाद, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का फॉर्मूला कुछ और रहता है। अगर हम लोग 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीद रहे हैं तो कुछ और है, उसके बाद खरीद रहे हैं तो कुछ और है। तो क्या है सर? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का फॉर्मूला निकालिए सर, देखते हैं सर। देखो, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का फॉर्मूला है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट एज ऑन 1 अप्रैल 2001। 1 अप्रैल 2001 कभी भी परचेज किया हो, 1 अप्रैल 2001 से पहले कभी भी परचेज किया हो, लेकिन हम उसका मार्केट वैल्यू देखेंगे 1 अप्रैल 2001 में क्या है। मान लो दादा जमीन खरीदे 1980 में, तो हम 1980 वाला वैल्यू नहीं लिखेंगे, 1 अप्रैल 2001 में उस जमीन का वैल्यू क्या है उसको लिखे, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर 2001-2। 2001-2 में कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स का नंबर क्या है, ये नंबर इनकम टैक्स रिवील करता है, हर साल देता है, डिवाइड कर दिए इनटू कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर, और जो साल में बेच रहे हैं उस साल का कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स का नंबर क्या है। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने का फॉर्मूला, अगर एसेट 1 अप्रैल 2001 से पहले परचेज किया गया है तो हम लोग लिखेंगे 1 अप्रैल 2001 में उस एसेट्स का क्या वैल्यू है, डिवाइडेड बाय 1 अप्रैल 2001-2 में कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स का नंबर क्या है उससे डिवाइड करेंगे, इनटू जो साल बेच रहे हैं। मान लो हम बेचे हैं 2010 में, तो 2010-11 का इन्फ्लेशन कॉस्ट ऑफ इंडेक्स का नंबर क्या है। अब इन्फ्लेशन कॉस्ट ऑफ इंडेक्स का नंबर देखो, यहाँ पे बुक में देख रहे हो, बुक में जो है
ये हम लोगों का दिया हुआ है, 2001 से लेकर 2024-25 तक दिया हुआ है। अब जैसे जैसे ईयर बढ़ते रहेगा, न्यू बुक आते रहेगा, तो उसमें फिर ऐड होगा 2025-26, फिर 2026-27, ऐसे करते 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 जब तक भी ये रूल है, क्योंकि टैक्सेशन का रूल हमेशा चेंज होते रहता है, तो जब तक रूल है तो इंडेक्सेशन का नंबर देते रहेगा। तो अब 2001-2 का इंडेक्सेशन CII कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स का नंबर है 100, और मान लेते हैं अब 2011-12 में बेचे, उस वक्त के इन्फ्लेशन इंडेक्स का नंबर है 184। ये दोनों नंबर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, आप सिर्फ 2001-2 का याद कर लीजिएगा, 100 है, ठीक है ना। अगर नहीं भी याद करें कोई टेंशन नहीं है, एग्जाम में दिया हुआ रहता है ये नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सम्स बहुत कम ही चांसेस है इस लेवल में आएगा, और अगर आया भी तो ये वाला नंबर आपको, ये चार्ट आपको दिया हुआ रहेगा, जो साल आप परचेज कर रहे हैं और जो साल आप सेल कर रहे हैं, 2001-2, ये सब कॉमन है, ये सब आपको दे देगा। तो मान लो यहाँ है 100, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स में हो जाएगा 100, और 10-11 का इंडेक्स क्या है, 10-11 का है इंडेक्स का वैल्यू 167, तो इंटू कर देंगे 167 से, तो डिवाइडेड बाय 100 इंटू 167। समझ में आ रहा है बात? तो ये आ जाएगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब वो वैल्यू जो 2001-2 में था उसका अभी 2010-11 में क्या वैल्यू है। फॉर्मूला आपको समझ में आ गया? ये फॉर्मूला है अगर आप परचेज कर रहे हैं 1 अप्रैल 2001 से पहले। अब आते हैं सर, अगर 1 अप्रैल 2001 के बाद परचेज कर रहे हैं तो क्या फॉर्मूला होगा। अगर आप 1 अप्रैल 2001 के बाद परचेज कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट, फेयर वैल्यू नहीं, एक्चुअल। मान लीजिए आप खरीद रहे 2003 में, तो कितना में खरीदे थे आप कितना में खरीदे हैं, एक्चुअल कॉस्ट आप लिखिएगा। देख लो बाबू डिफरेंस, यहां पे मार्केट वैल्यू 2001 का क्या है, मार्केट वैल्यू 1 अप्रैल में, यहां पे एक्चुअल कॉस्ट कितना में आप खरीदे हैं वो लिखे, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स। क्या मतलब है इसका, जो साल खरीदे फॉर द ईयर ऑफ एक्विजिशन, जो साल खरीदे, मान लीजिए आप 2003 में खरीदे, 2003-4 में खरीदे, तो 2003-4 में उसका वैल्यू डिवाइडेड बाय 2003-4 में कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स का क्या नंबर है, 2003-4 में है 109, तो डिवाइड कर देंगे 109 से, इनटू कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर। तो ये तो सेम है, जो साल बेच रहे हैं उस साल का इन्फ्लेशन इंडेक्स का नंबर क्या है। जैसे कि देखो फॉर एग्जांपल हम बेच रहे हैं 2024-25 में, तो 2024-25 का इन्फ्लेशन इंडेक्स का नंबर है 363, तो इंटू कर देंगे 363 से, तो ये मेरा आ गया है, क्या आ गया, ये आ गया है मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, तो अगर 2001 से 1 अप्रैल 2001 में खरीद रहे हैं तो फेयर मार्केट वैल्यू उस डेट का और कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स उस डेट का, उसके बाद खरीद रहे हैं तो एक्चुअल प्राइस जब खरीदे डिवाइडेड बाय जो ईयर में खरीदे उस ईयर का इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन, और इनटू तो वही होगा जिस साल बेच रहे उस साल का इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन से। तो इस तरह से मेरा आ जाएगा इंडेक्स कॉस्ट, क्या आ जाएगा, इंडेक्स कॉस्ट आ जाएगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सेम तरीके से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी लगेगा, सेम तरह से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी लगेगा। तो देखिए एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनकर्ड ऑन और आफ्टर, मतलब कितना आप खर्च किए हैं उसका कॉस्ट लिखिए। 1 अप्रैल 2001 में उसका क्या वैल्यू है, या जिस दिन आप खरीदे 1 अप्रैल 2001 के बाद उस दिन में कितना खर्च हुआ है। मान लीजिए आपका दादा खर्च किए थे 1990 में, तो 1990 का जो एक्सपेंडिचर है उसको नहीं लिखेंगे, उस एक्सपेंडिचर का वैल्यू 2001 में क्या है उसको लिखेंगे। लेकिन अगर खर्च हुआ 2004 में, तो जो 2004 में एक्चुअल अमाउंट खर्च हुआ है ना वही होगा, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट, जो ईयर में इंप्रूवमेंट हुआ उसका कॉस्ट लिखेंगे इनटू कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर। मतलब देखो बाबू सेम फॉर्मूला है, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का इंडेक्स निकालने में है वही कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का इंडेक्स निकालने में सेम है, बस यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की जगह कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लिखा हुआ है, एक्विजिशन की जगह इंप्रूवमेंट लिखा हुआ है, फॉर्मूला पूरा सेम है। ठीक है ना, तो ये दो फॉर्मूला, इसको यूज करके आप क्या कर सकते हैं सर, इसको यूज करके आप इंडेक्सेशन का कॉस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है ना, आप इंडेक्सेशन का कॉस्ट निकाल सकते हैं
एक्विजिशन का भी और इम्प्रूवमेंट का भी। ठीक है, तो अगर आप इंडेक्सेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं, होपफुली आपको समझ में आ गया, अगर आप इंडेक्सेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं तो आप इंडेक्सेशन का फॉर्मूला याद रखिए कैसे निकलेगा। अगर आप इंडेक्सेशन का फ़ायदा नहीं उठा रहे तो जैसे शॉर्ट टर्म निकलता है वैसे ही लॉन्ग टर्म निकल जाएगा। तो होपफुली जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ हो गया था उस दिन हम नहीं कर पाए थे, आई एम वेरी वेरी सॉरी। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट भी समझा दिए, इंडेक्सेशन, कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन कैसे निकलता है वो भी हम समझा दिए। नेक्स्ट क्लास में हम ना थोड़ा बहुत इसके ऊपर आप लोग को सम्स बताएंगे, और सम्स बताने के बाद फिर हम लोग, हम जैसे बोले तो 4-5 क्लास हम लोग का लगेगा, तो एक क्लास इंक्रीज हो गया। और तो इसके बाद हम आप लोग को करवाएंगे ट्रांसफ़र का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट्स। ठीक है ना, मीनिंग ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट्स, ये हम आप लोग को बताएंगे। उसके बाद हम आप लोग को थोड़ा बहुत सम्स करवाएंगे, अभी जो इंडेक्सेशन करवाए हैं कैसे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैलकुलेट होता है, तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा बहुत सम्स होगा और ट्रांसफर का मीनिंग आप लोग को हम पूरा समझा देंगे। उसके बाद लास्ट क्लास, मतलब 2 क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा, लास्ट क्लास में हम पूरा एग्जाम्पल, जितना वर्क आउट एग्जाम्पल्स है ये बुक में कि कौन सा कैपिटल एसेट है नहीं है, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट है नहीं है, शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, ये सब आप लोग को समझाएंगे। ठीक है, ये बुक से प्लस अदर बुक से प्लस ईयर क्वेश्चन से सब समझाएंगे। उसके बाद लास्ट में हम आप लोग के एमसीक्यू और जो इंपॉर्टेंट है वो सब दे देंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा हम लोग का पेड इनरोल क्लास में, बैच में आप लोग इनरोल करिए। जो भी दिक्कत होगा पर्सनली आप लोग कॉल या मैसेज करके हमसे जो है पूछ सकते हैं। तो होपफुली बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो गया होगा टॉपिक। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और अब वीडियो जो है रेगुलर बेसिस में आने लगेगा। मेरा थोड़ा तबीयत खराब था तो वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाए पिछला 1 हफ्ता से, बट अब जो है वीडियो जो है रिकॉर्ड होगा। तो चलिए हम लोग क्लासेस को यहीं पे ऑफ करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच यहाँ तक बने रहने के लिए। कोई भी डाउट होगा तो मेरा नंबर आप लोगों के पास है, व्हाट्सएप नंबर 8334835908, 8334835908, उसमें कॉल मैसेज करिए आराम से। ठीक है।